BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है बच्चों, वह है लेसन नंबर 1, पहला ही पाठ, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हमारा जो आज का मुद्दा होगा, घटक होगा, वह है परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध तथा परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। कंपैरिजन एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसके पहले के लेसन में हमने जो चर्चा की, पहले उससे जान लेते हैं। तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा संख्या समूहों को, जिसमें काउंटिंग नंबर्स, गणन संख्या 1 2 3 4 से अनंत तक प्राकृत संख्या, उसके बाद शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या, शून्य और 1 2 3 4 5। उसके बाद तीसरी संख्या समूह पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी है, शून्य भी है और धनात्मक संख्या है। और उसके बाद हमारी संख्या आएगी परिमेय संख्या समूह, जिसको हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं। भिन्नात्मक रूप भी होता है परिमेय संख्या समूह में। तो ये संख्या समूह हमने देखा। उसके बाद हमने इन्हीं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर देखा। अब संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा ऐसी रेखा है जिसपे समान दूरी पर बिंदु को दर्शाते हैं, जिनके निर्देशांक शून्य से राइट साइड में धनात्मक और शून्य से लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखी जाती है। शून्य को सामान्य तौर पर ओ अक्षर से दर्शाते हैं, संकेत ओ लिखते हैं। और फिर अन्य जो निर्देशांक हैं उनको हम ABCD किसी भी अक्षर द्वारा उसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या रेखा, ओ का निर्देशांक शून्य है, उसके राइट साइड में 1 2 3 4 धनात्मक है, SPFE बिंदु है और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक है। जैसे संख्या रेखा राइट साइड में बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती जाती है। लेफ्ट साइड की संख्याएं जो होती है वो छोटी छोटी होती जाती है। जो भी संख्या किसी संख्या के राइट साइड में है, निर्देशांक अंक राइट साइड में होती है, वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे शून्य से राइट में 1 है तो 1 बड़ा है,
लेकिन -1 ऋण 1 के राइट में शून्य है, इसलिए राइट वाला शून्य बड़ा है ऋणात्मक संख्याओं से। तो ये संख्या रेखा हमारी आज की जो चर्चा होगी वो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध यानी छोटा बड़ा संख्या अंक पहचानना। परिमेय संख्याएं दी गई होंगी जोड़ी में अगर, तो कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है या बराबर है, ये हमें पहचानना। उसके बाद परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे संख्याओं में क्रम संबंध का क्या अर्थ है। तो क्रम संबंध का अर्थ ही है छोटी बड़ी संख्या पहचान कर उनकी तुलना करना। तो कौन सी छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। अगर छोटी बड़ी नहीं है तो निश्चित है कि वो बराबर ही होगी। तो बराबर पर हम यहाँ ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, छोटी बड़ी पहचानेंगे। बराबर तो अपने आप पहचान में आ ही जाएगा उसके मान द्वारा। जैसे उदाहरण लेते हैं सीधे सीधे, 110 और 101 में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। इसका अर्थ हुआ कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये पहचानना है। तो चूंकि यह प्राकृतिक संख्या है तो इसमें जो संख्या बड़ी है वो हम पहचान रहे हैं आसानी से। 110 101 के बाद आता है गिनती में, तो निश्चित है 110 बड़ा है। तो हमें इस बड़े और छोटे का निशान द्वारा अगर दर्शाना है तो हम 110 बड़ा है तो बड़ा का निशान लगाएंगे। पहली संख्या जैसी होती है वैसा निशान लगता है। बड़ी संख्या बड़ी है तो ये जो निशान है इसको कहते हैं बड़े का निशान। अगर छोटी होती तो उल्टा होता, उसका जो खुला हुआ मुंह है वो बड़ी संख्या की ओर रहेगा, नुकीला भाग कोना जो है वो छोटी संख्या की ओर हमेशा रहता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 110 101 यहाँ पर 110 ऋणात्मक है, में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। अब हमने पहले देखा 110 बड़ा था, लेकिन संख्या दिखने में 110 बड़ी है, लेकिन अगर वो संख्या ऋणात्मक है तो कोई भी ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी ही होती है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर 110 ऋणात्मक होने के कारण वह छोटा हो गया 101 से। तो हमें यह बड़े का निशान नहीं लगाना है। ऋण 110 बड़ा नहीं है, 101 बड़ा हुआ तो इस तरह से निशान लगेगा छोटे का। तो ऋण 110 छोटा है 101 से। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है या ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है। यह नियम फॉलो करके हमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित करना होता है। अगला उदाहरण देखते हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण 110 ऋण 101, इनमें क्रम संबंध निश्चित करना है। तो दोनों ऋणात्मक है तब भी आसान हो गया हमारे लिए। दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक होती है तो ऋण चिन्ह हटाने के बाद हमें सामान्य तौर पर जो संख्या बड़ी दिखाई देती है ऋणात्मक संख्याओं में वो संख्या हमेशा छोटी होती है। संख्या रेखा की बात करेंगे तो ऋण 110 जो है वो हमेशा शून्य से ज़्यादा लेफ्ट की ओर होगा। 101 से लेफ्ट में 110 आएगा ऋणात्मक संख्या, इसलिए ऋण 110 जो बड़ा हमें दिखता है वो बड़ा है नहीं। तो जो संख्या बड़ी दिखती है ऋणात्मक वो छोटी होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं में हमेशा बड़ी दिखाई देने वाली संख्या छोटी होती है, इसलिए ऋण 110 छोटा है ऋण 101 से। और ऋणात्मक संख्या हमेशा शून्य से भी छोटी होती है, 0 से लेफ्ट में होता है हमेशा, इसलिए शून्य से छोटी होती है। शून्य की तुलना से जब ऋणात्मक संख्या आएगी तो ऋणात्मक संख्या छोटी ही होगी, और शून्य की तुलना धनात्मक संख्या से आएगी तो शून्य धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर शून्य और ऋण 101, ऋण 101 ज़्यादा दिखता है हमें, लेकिन वह संख्या ऋणात्मक होने के कारण छोटी है। शून्य
बड़ा है तो बड़े का निशान लगेगा। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध। परिमेय संख्या का मतलब बटे वाली संख्या हम लेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि 6/2 और 10/5, ये दो संख्या है। इनमें क्रम संबंध बताना है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। सामान्य तौर पर हमें देखने पर लगता है 10/5 ये ज़्यादा अधिक है, बड़ा है, 6/2 छोटा होगा, लेकिन अंदाज से काम नहीं चलेगा। हमें इन्हें हल करना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, हल करके ही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? मैंने लिख दिया 10/5 बड़ा है, यानी 6/2 छोटा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह सही है अंदाज से लगाना? नहीं। कैसे? 6/2 को का मान चेक करते हैं, संक्षिप्त एकदम मान जो भी होगा। तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा बराबर। और 10/5, 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब पहले 6/2 का जो मान है वो 3 और 10/5 का मान 2 आया। तो 6/2 का मान ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए हमारा जो ये अंदाज वाला था उत्तर वह गलत हो गया। तो 6/2 जिसका मान 3 है और 10/5 जिसका मान 2 है, उस हिसाब से 6/2 बड़ा हुआ 10/5 से। इसलिए सिर्फ अंदाज द्वारा ही हम क्रम संबंध निश्चित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार केवल निरीक्षण से या अंदाज से दो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ नियम द्वारा इसको तय करते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा, पहली परिमेय संख्या का अंश का दूसरी परिमेय संख्या के हर का नीचे जो है ऊपर से नीचे तिरछा गुणा करेंगे। तो 6 और 5 का गुणा करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी जो बची हुई संख्या है नीचे पहली संख्या का हर दूसरी संख्या का अंश तिरछा गुणा नीचे से ऊपर। 2 और 10 है तो 2 गुणे 10 करते हैं, उसको राइट में लिखते हैं। 6 गुणे 5 को पहले लिखेंगे, 6 से शुरुआत है अंश से, और 2 गुणे 10 को बाद में लिखेंगे हमेशा। अब यहाँ पर इनके मान को चेक करते हैं। 6 गुणे 5 कितना हुआ, 30, 6 पचे 30, और 2 गुणे 10 कितना हुआ, 20। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि 6 गुणे 5 30 ज़्यादा है और 20 कम है, छोटा है। यानी लेफ्ट वाला जो पद है वो छोटा हुआ, 30 नहीं 30 बड़ा है, और राइट वाला जो है 20 छोटा है। तो इसका मतलब लेफ्ट वाला भिन्न बड़ा होगा, राइट वाला भिन्न छोटा होगा मान के हिसाब से। तो हमेशा इस तरह से 6/2 क्या हुआ, बड़ा हो गया। और कैसे पता किया, अंदाज से नहीं, तिरछा गुणा कर। तो अंदाज से निरीक्षण से नहीं करना चाहिए, हमें नियम अपनाना चाहिए। कैसा नियम कि a/b अगर ये एक परिमेय संख्या है, c/d दूसरी परिमेय संख्या है, तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी कैसे निश्चित करेंगे? तो सिंपल है, तिरछा गुणा करके। और तिरछा गुणा करके हमें 3 प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। पहला, अगर a गुणे d और b गुणे c, तिरछा गुणा यही होगा, तो हमें ये 3 प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। उन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो उन तीनों के हिसाब से a/b जो पहली परिमेय संख्या है, c/d जो दूसरी परिमेय संख्या है, इनमें क्रम संबंध कैसा मिलेगा। तो ये 3 रिजल्ट मिलेंगे, देखते हैं क्या। पहला रिजल्ट क्या है, पहला है a गुणे d का मान अगर अधिक है, यानी लेफ्ट वाला जो जोड़ी है उसका मान ज़्यादा है, तो लेफ्ट वाला पद यानी लेफ्ट जो भिन्न है, लेफ्ट परिमेय संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो गुणनफल का लेफ्ट भाग बड़ा है, तो संख्याओं का लेफ्ट संख्या बड़ी होगी।
तो लेफ्ट बड़ा है तो यहाँ भी लेफ्ट में बड़ा चिन्ह लग गया। लेकिन अगर राइट वाला बड़ा है यानी लेफ्ट छोटा हो गया तो दूसरी तरफ जी जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या उसमें लेफ्ट वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो सी बटे डी बड़ा हुआ, ए बटे बी छोटा हो गया। तो गुणन तिरछा गुणा का जो मान है उसके अनुसार भिन्न के क्रम संबंध को हम पहचान सकते हैं। अगर गुणनफल बराबर है समान है तो क्या हुआ, तो फिर दी गई परिमेय संख्याएं भी बराबर होंगी, समान होंगी। तो तिरछा गुणा सबसे बेस्ट तरीका है और कोई नियम लगाने की जरूरत ही नहीं। हम सामान्य तौर पर हर को समान करके भी करते हैं लेकिन फिर वो थोड़ा सा कठिन होता है बड़ी संख्याओं में। तिरछा गुणा बहुत सिंपल सा तरीका है। हमेशा तिरछा गुणा द्वारा परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध हम दो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कर सकते हैं। तो तिरछा गुणा का पहली जोड़ी अगर बड़ी है तो पहला भिन्न या पहली परिमेय संख्या बड़ी होगी। गुणनफल में पहली जोड़ी छोटी है तो परिमेय संख्याओं में पहली संख्या छोटी होगी। और अगर गुणनफल समान है तो परिमेय संख्याएं भी समान होंगी। सीधे सीधे चलते हैं, प्रश्न संग्रह के उदाहरण देखते हैं। क्रम संबंध निश्चित करना है। पहला उदाहरण है ऋण 7 और ऋण 2। हमने देख लिया दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपको याद आ गया क्या करना है। यहाँ पर जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होगी। इसका मतलब दो ऋणात्मक संख्याओं में ये गुण है, यह गुणधर्म लगेगा। तो ऋण 7 छोटा होगा, ऋण 2 से छोटे का निशान लग गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं 0 और ऋण 9 में, ऋण 9/5 में, यह दूसरा उदाहरण है। अब चूंकि 0 है और दूसरी जो संख्या है वो ऋणात्मक है, माइनस में है, तो बिना कुछ सोचे समझे हमें यह पता है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो 0 बड़ा हुआ, तो 0 बड़ा है ऋण 9/5 से, बड़े का निशान लग गया। तो 0 और ऋणात्मक संख्याओं में यह क्रम संबंध हमेशा होता है। अगला देखते हैं उदाहरण 17/20, ऋण 17/20 यानी ऋण चिन्ह जो है अगर भिन्न के बीचों बीच लगा है, और ऋण 13/5। ऐसे समय में हमें जो ऋण का चिन्ह है हमेशा वो अंश की ओर ले जाना है, अंशात्मक हिसाब लगाना है तो काम आसान हो जाएगा। यानी किसी एक संख्या के पास लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें तिरछा गुणा करना है। ऋण चिन्ह बीच में है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम 17 को लें कि 20 को, तो किसी एक को पहले ले लीजिए। हम 17 को ले लेते हैं, ऋण 17/20 हो गया और ऋण 13/5 हुआ। अब तिरछा गुणा में क्या आएगा, ऋण 17 गुणे 5 और दूसरा है 20 गुणे 13। मान निकालते हैं, ऋण 17 गुणे 5 का मान हुआ ऋण 85 -85 और 20 गुणे ऋण 13 का हो गया 13 दूनी 26, 260 -260। दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वह छोटी होगी। मतलब ऋण 85 -85 बड़ा है, -260 छोटा है। तो लेफ्ट वाला अगर बड़ा है तो हमारा जो प्रश्न है उसकी दोनों संख्याओं में लेफ्ट वाली जो भिन्न है संख्या है वह बड़ी होगी। -17/20 इज ग्रेटर देन -13/5। ऋण 17/20 बड़ा होगा ऋण 13/5 से। तो दो ऋणात्मक संख्याओं में यह क्रम संबंध हमेशा होता है। अगला उदाहरण देखते हैं ऋण 25/8 और ऋण 9/4। अब इसे तो आपको ही हल करना होगा क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो पहले तिरछा गुणा करने के बाद ही हम निश्चित करेंगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तिरछा गुणा कैसे करना है, ऋण 25 गुणे 4 और 8 गुणे ऋण 9, और इसके आगे की कृति आप स्वयं ही करेंगे और पहचानेंगे कि लेफ्ट साइड का रिजल्ट छोटा है या बड़ा है। फिर उसी हिसाब से
संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कर देना है। जैसा कि छठे उदाहरण में दिखाया गया है, वैसे ही आठवां भी करना है। तो इस तरह हमने क्रम संबंध लिखा परिमेय संख्याओं। अगला इसी में घटक है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। दशमलव रूप किसी भी संख्या के लिए मतलब होता है कि उसके में कहीं न कहीं दशमलव चिन्ह का उपयोग करके हम उसे लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे 25/10 यह एक परिमेय संख्या है। इसको दशमलव रूप देना आसान है क्योंकि नीचे 10 है, एक लिखकर 0 है हर में, तो हम सीधे सीधे दशमलव लगा सकते हैं। नीचे 10 है यानी एक 0 है, तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब राइट साइड में 5 है, उसे छोड़कर एक अंक के बाद दशमलव लग गया, 2.5 बन गया अगर नीचे हर में 10 है तो। ये तो आसान सा है। तो दशमलव रूप हो गया इसे संख्या को, परिमेय संख्या का ये दशमलव रूप हो गया 2.5। अगला उदाहरण देखते हैं 14/5। यहाँ पर नीचे 10 नहीं है या 100 नहीं है या 1000 नहीं है, एक लिखकर 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है भाग देके सीधे सीधे हम उसका हल निकालेंगे। 5 से भाग देंगे 14 में और दशमलव भिन्न जो भी भाग देकर उत्तर आएगा, मैं पूरा भाग यहाँ हल नहीं करूँगा, आएगा 2.8 भाग देने पर, और यही हो गया 14/5 का दशमलव रूप। पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। आगे देखते हैं ऋण 7/6, इसका दशमलव रूप। तो यह भी वही तरीका है, भाग देकर ही करेंगे। 6 से भाग देना है बटे में, ऋण 7 में। तो भाग देते समय हम ऋणात्मक चिन्ह का, ऋण चिन्ह का कभी भी उपयोग नहीं करेंगे भाग के समय, भाग होने के बाद ही हम उसका उपयोग करेंगे। तो हम ऋण 7 को 7 लिखेंगे और भाग देना शुरू करेंगे। तो 6 कम 6, इस तरह से भाग देते अगर जाएंगे आप तो 1.166 इस तरह भाग देते रहेंगे तो भागफल अंत ही नहीं होगा और यह 6 आता रहेगा, यानी रुकेगा ही नहीं, शेषफल 0 आएगा ही नहीं। तो ये अखंडित हुआ, यानी खंड नहीं हुआ, रुका नहीं, तो अखंडित हो गया, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो हम फिर कैसे लिखेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। और दूसरी बात, ये आवर्ती हो गया है। आवर्ती मतलब एक ही संख्या फिर अंत में बार बार आ रही है, या संख्या समूह बार बार आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 जो है वो आगे 6 ही 6 आएगा, यानी हम कितने बार भी भाग देते जाएंगे 6 ही आएगा, इसलिए यहाँ 6 का आवर्तन हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो अखंडित है, यानी रुक भी नहीं रहा है और बार बार 6 आ रहा है। तो ऐसे दशमलव जो संख्याएं हैं कि उसे हम अखंडित आवर्ती दशमलव रूप कहते हैं। तो क्या हम इसी तरह लिखेंगे? नहीं, जब भी आवर्ती अगर है तो जिस संख्या का आवर्तन हो रहा है, 6 का आवर्तन हो रहा है, तो 6 को एक बार लिखकर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये 6 ही आवर्ती हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम 6 के ऊपर क्या करेंगे, एक डॉट बिंदी लगा देंगे। उस बिंदी से पता चलेगा कि ये 6 आगे बार बार आएगा, तो उतना बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, ऊपर बिंदी लगा देना है। तो ऋण 7/6 को 1.16 ऊपर बिंदी है, मतलब 6 का आवर्तन है इसमें, और चूंकि संख्या ऋणात्मक थी इसलिए ऋण में आएगा, -1.16 और ऊपर है आवर्तन लगा है, रिकरिंग दशमलव रूप हुआ ये। और ये अखंडित है क्योंकि ऊपर बिंदी है, आवर्ती है, 6 के ऊपर बिंदी है, तो 6 का आवर्तन हो रहा है। आवर्ती अगर नहीं होगा तो बिंदी नहीं आएगी, यानी पता ही नहीं चलेगा, किसी संख्या का आवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम आवर्ती का निशान कैसे लगाएंगे। तो बिंदी जो है आवर्ती दर्शाता है कि ये 6 बार बार लिखना है या इसमें है। तो पहला खंडित हुआ, शेषफल 0, दूसरे भी खंडित ही होता है क्योंकि शेषफल 0, लेकिन तीसरे में शेषफल 0 नहीं आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए वह खंडित है और आवर्ती हो रहा है, 6 का आवर्तन हो रहा है।
अगला देखते हैं 9/11। इसको अगर आप भाग देकर चेक करें तो 0.818181 इस तरह से आएगा, यानी यह भी अखंडित है और आवर्ती भी है। आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो अंक 8 और 1 बार बार आ रहा है। 8 1 का आवर्तन हो रहा है, इसलिए बिंदी कहाँ लगेगी? तो एक से अधिक संख्याओं का आवर्तन होता है अंकों का, तो बिंदी नहीं लगाते हैं हम, उसके ऊपर बार यानी लाइन का निशान लगाते हैं। तो 8 1 रिपीट हो रहा है, तो उसे आवर्ती रूप में कैसे लिखेंगे? क्या बिंदी लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? 8 पे लगाएंगे तो 8 का आवर्तन नहीं हो रहा है, 1 पर लगाएंगे तो केवल 1 का ही आवर्तन नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? तो उसका तरीका है, हम 8 1 पर निशान लगाना है तो हमें एक छोटी सी डैश खींचना होगा, रेखाखंड खींचना होगा, ऊपर बार लगा दिया हमने। 8 1 पर है, मतलब 8 1 का आवर्तन हो रहा है, तो अखंडित है, आवर्ती भी है क्योंकि 8 1 रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार हमें 9/11 को कैसे लिखना होगा? तो 9/11 को हमें 0.81 का आवर्तन है, तो अखंडित और आवर्ती भिन्न यह भी है। अगला उदाहरण देखते हैं 22/7। अगर हमने भाग दिया और भाग देते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 3.14287171857 और ऐसे ही आता जाएगा ये। तो ये अखंडित हो रहा है। अब चेक करो क्या इसमें कोई आवर्तन हो रहा है? तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ रंग से देखिए तो 1 4 2 8 5 5 अंक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक नहीं, न ही दो, 5 अंक। तो इसका मतलब यहाँ आवर्तन हो रहा है 1 4 2 8 5 7 का। तो ये अखंडित आवर्ती हुआ और आवर्तन है 1 4 2 8 5 7। तो हमें पूरी लाइन 1 से लेकर 7 तक, पूरी 6 की 6 जो अंक है उसके ऊपर हमें वह बार या लाइन खींचनी होगी, यानी पूरे समूह का आवर्तन हो रहा है, इसलिए ये आवर्ती है, अखंडित। तो यहाँ हमने देखा कुछ भिन्न खंडित है, कुछ परिमेय संख्याएं खंडित रूप में दशमलव रूप में लिखते हैं, कुछ अखंडित आवर्ती के रूप में लिखते हैं। लेकिन जो खंडित देखा हमने उसको हम अखंडित लिख सकते हैं, लेकिन हर अखंडित को हम किसी अखंडित को जो है उसे हम खंडित रूप में नहीं लिख सकते। कैसे लिखते हैं देखते हैं जरा। हमने एक खंडित दशमलव रूप देखा था, कौन सा? याद कीजिए, 25/10, जिसको हमने लिखा 2.5। ये खंडित रूप है ना, क्योंकि शेषफल 0 आया, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम शून्य का उपयोग करके, यानी हम दशमलव के राइट साइड में, एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में जितना चाहे या लेफ्ट साइड में जितना चाहे उतना 0 को लगाया जा सकता है, यह नियम है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मैं 5 के बाद कितना भी 0 लगा दूं, इस भिन्न का मान नहीं बदलेगा। तो असीमित 0 लगा सकता हूं, मतलब मैं इसको अखंडित बना दिया मैंने इसे। और आवर्तन किसका हो रहा है? 0 का, 0 ही तो बढ़ा रहा हूं बार बार। तो इसे आवर्ती रूप में, अखंडित रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2.5 शून्य, शून्य का आवर्तन हो रहा है इसलिए शून्य के ऊपर डॉट, अखंडित आवर्ती है, शून्य के ऊपर बिंदु लगा। तो आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी खंडित भिन्न को, खंडित संख्या को अखंडित आवर्ती रूप में लिख सकते हैं शून्य का उपयोग करके। और एक उदाहरण देखते हैं 14/8। भाग देने पर आएगा 1.75। उसके बाद यह भिन्न खंडित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। अखंडित बनाना हो तो 0 0 0 लगा देंगे, वही तरीका है। और फिर अखंडित आवर्ती हो गया और फिर
आवर्तन किसका है? शून्य का। तो शून्य के ऊपर डॉट लगा देते हैं। इस तरह से 14/8 को अखंडित आवर्ती रूप में 1.750 और शून्य का आवर्तन इस तरह दर्शाते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न संग्रह देख लेते हैं। 1.3 है यह। उदाहरण है 9/37। आप भाग देंगे 37 से 9 में, तो आपको मिलेगा 0.243243 ऐसे मिलेगा, यानी अखंडित हो गया। और 243 ध्यान से देखो, तो 243 का आवर्तन हो रहा, तो केवल डॉट से काम नहीं चलेगा। 243 243 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 243 का आवर्तन हो रहा है, तो 0.243 पर हम लाइन खींच देंगे, ऊपर बार लगाएंगे। इस तरह यह दशमलव रूप हो गया अखंडित। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।